स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन अध्याय नंबर 6। इसमें हम देखेंगे जो जल संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं। जैसे हम भौम जल पढ़ेंगे और धरातली जल पढ़ेंगे। भौम जल में भी पढ़ेंगे कौन कौन से हमें जल संसाधन पढ़ने हैं, ऐसे धरातली जल में पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। जो भौम जल है, जल संसाधन का जो वर्गीकरण है हमने कितने भागों में कर रखा है और हम उसमें कौन कौन से भौम जल और कौन कौन से धरातली जल का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं। जल संसाधन इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला हो गया धरातली जल, दूसरा हो गया भौम जल। धरातली जल में बच्चों हम नदियाँ, झील इसका अध्ययन करेंगे। और भौम जल में कुएं, नल यानी जो भूमि के नीचे से हमें जल की उपलब्धता होती है उसे भौम जल का कहते हैं। उसमें हम जो मुख्यतः पढ़ेंगे कुएं, नल पढ़ेंगे। ठीक हो गया बच्चों। और इस अध्याय में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे भारत में जल संसाधन की अधिक आवश्यकता क्यों है। और इसके साथ साथ इसमें हम जानेंगे कि भारतीय सरकार ने जल संरक्षण के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं। तो इन सब का आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है जल संसाधन। जैसा कि आप परिचित है जल से ही, जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना हम मनुष्य का जीवन पूर्णतः असंभव है। जो भी हम अपने दैनिक कार्य करते हैं उसमें हमें जल की काफ़ी आवश्यकता होती है, चाहे आपको पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए। जो हम रोज़मर्रा जीवन में प्रयोग करते हैं जल का उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए कह रखा जल ही जीवन है। ठीक हो गया बच्चों। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जहाँ से मैंने हेडलाइट कर रखा यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें पृथ्वी का लगभग 71% जल धरातल पानी से आच्छादित है, यानी जो हमारी पृथ्वी में है कुल 71% जल है हमारे धरातल में, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% है। यानी जो अलवणीय जल है, अलवणीय मतलब जहाँ पर शुद्ध जल है, कुल 3% है। और जो 71% जल है पूर्णतः हमारे महासागरों में है। और महासागरों का जल होता है जो हमेशा खारा होता है और हमेशा लवणीय जल होता है, वो पीने योग्य जल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए जो अलवणीय जल है वो कुल 3% है और 71% जो जल है हमारे धरातल में वो पूर्णतः लवणीय जल है। वो हमारे सागरों, महासागरों में है, वो पूर्णतः उसमें जो जल पाया जाता है वो लवणीय जल, या हम कह सकते हैं मुख्यतः जो खारा जल होता है, नमकीन जल होता है, वो पाया जाता है जिसमें नमक होता है, जो कि मनुष्य के लिए पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर वास्तव में अलवणीय जल का एक छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। यानी जो अलवणीय जल है उसका छोटा भाग, उस जो 3% भाग है उसमें भी एक छोटा सा भाग मनुष्य के लिए पीने के लिए उपलब्ध है। यानी जो हमारा कुल परसेंट है जल का, उसमें से कुछ ही भाग हम क्या उसको अपने पीने योग्य बनाते हैं। फिर अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यानी जो शुद्ध जल होता है उसकी जो उपलब्धता होती है वो समय और स्थान के साथ भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि कई स्थानों में वो जल थोड़ा ज़्यादा होता है, कई स्थानों में वो काफ़ी कम होता है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन जाता है। यानी कहने का जो आशय है, जो शुद्ध जल है उसकी आपूर्ति के लिए क्या होता है, कई जगह तनाव आ जाता है, कई जगह तनाव संबंधी समस्या आ जाती है, जैसे लड़ाई झगड़ा, संप्रदाय संबंधी झगड़ा, प्रदेश और राज्यों के बीच विवाद संबंधी झगड़ा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना एक कावेरी नदी है जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ, जो प्रदेश व राज्यों के बीच जल संबंधी, नदी संबंधी विवाद होता है वो कैसे होता है। जो प्रायद्वीप भारत में जो कावेरी नदी है वो मुख्यतः 3 स्टेटों से, 3 राज्यों से होते हैं गुजरती है। पहला हो गया तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरला। इन 3 राज्यों से होते कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और इसमें जो इसका उद्गम क्षेत्र है कावेरी नदी का, वह है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं इसका उद्गम क्षेत्र वहाँ से है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तमिलनाडु से भी है, कर्नाटक से भी है, केरला से है। यानी अब इन 3 राज्यों के बीच इस कावेरी नदी संबंधी जल विवाद है। कावेरी नदी जल संबंधी विवाद बहुत ही कई सालों से चल रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन ये है कि कर्नाटक राज्य बोलता है
या कर्नाटक राज्य ये कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम हमारे यहाँ से, तो उसका जो अधिकांश जल का जो भाग है हमारे राज्य में वितरित होना चाहिए, हमारे राज्य में मिलना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु वाले कहते हैं कि इसका जो अधिकांश प्रवाह क्षेत्र है वो हमारे स्टेट से, तो इसका अधिकांश भाग हमारे राज्य में होना चाहिए, ऐसे केरल वाले भी कहते हैं। इसी कारण कई स्टेटों के माध्यम से गुजरने के कारण यहाँ पर क्या इस नदी संबंधी काफ़ी विवाद हैं, इसीलिए कहा गया कावेरी जल नदी विवाद। ऐसे ही जो और हमारे स्टेट हैं, कई नदियाँ और स्टेटों से बहती हैं, इसी प्रकार की समस्या और स्टेटों में भी है। यानी कहने का जो आशय है, राज्य और प्रदेशों संबंधी जो संप्रदाय संबंधी जो विवाद हो रहे हैं उसका मुख्य कारण नदी भी है, क्योंकि नदी एक स्टेट से उद्गमित होती है और कई स्टेटों से कई राज्यों से उसका प्रवाह क्षेत्र होता है, जिसके कारण कि वहाँ की सरकारें, वहाँ के जो प्रशासक और शासन लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि इस नदी का जो अधिकांश जल का उपयोग किया जाए वो हम करें। इसी माध्यम से कई जगह इस तरह का जो विवाद है आए दिन देखने को मिलता है, ये कहने का तात्पर्य है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत के जल संसाधन। इसमें पढ़ते हैं, भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। यानी भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का 2.4% है और जल संसाधनों का 4% है। 2.45% हो गया धरातली जल का, और जल संसाधनों का हो गया 4% है, और जनसंख्या का हो गया लगभग 16% भाग जल पाया जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। फिर है, देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन मीटर होती है। यानी जो हमारे पूरे साल वर्ष वर्षा होती है, उस वर्षा का जो रुका हुआ पानी होता है, जो हमें पानी प्राप्त होता है, वो लगभग 4000 घन किलोमीटर प्राप्त होता है। धरातली जल और पुनः पूर्ति और भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। जो हमारा धरातली जल है, जैसा कि अभी आपने देखा, जो धरातली जल होता है कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों से होता है हमें, ठीक हो गया, और झीलों के माध्यम से होता है इस तरह का जो, और हिमानियों से जो प्राप्त होता है, यानी जो धरातल से प्राप्त होता है हमें उसे धरातली जल कहते हैं। उसका हमें कुल प्राप्त होता है पूरे वर्ष में 1869 घन किलोमीटर। इसमें केवल 7% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। यानी जो हमें कुल जल प्राप्त होता है उसका 60% यानी 60% हम उसको अपने लाभ में, अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। यानी जो हमारे कुल देश में उपयोगी जल है जिसका हम उपयोग करते हैं वह 1122 घन किलोमीटर। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब हम देखते जो धरातलीय जल संसाधन है, जैसा कि अभी आपने हेडिंग में पढ़ा था धरातलीय जल और भौम जल। इसमें देखते हैं जो धरातलीय जल संसाधन है वो कौन कौन से है और किस किन माध्यम से हम धरातलीय जल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं इसमें। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से हो गया? पहला नदी, झीलें, तलैया और तालाब। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से? नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। फिर है, देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लगभग 1.6 किलोमीटर से अधिक, मतलब इसका कहने का यहाँ पर तात्पर्य यानी 1.6 किलोमीटर से अधिक को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। यानी 1.5 किलोमीटर में यहाँ पर जो कुल नदियाँ हैं वो 10,360 किलोमीटर है, ये कहने का तात्पर्य है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह जो हमारे भारत में उसमें जो सभी नदी बेसिन में है उसमें औसत जो वार्षिक प्रवाह है, जो नदी बहने की जो गति है वो 1869 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी इस स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबाव के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर ही यानी 32% जल का उपयोग किया जाता है। जो स्थलीय दबाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ बन चुकी है, कई कल कारखाने बन चुके हैं, कई मकाने बन चुके हैं, कई बिल्डिंग्स बन चुकी है, जिसके कारण क्या जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है काफ़ी कम हो गया और सीमित होने के कारण क्या हो गया उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो चुका है, ये कहने का मतलब है।
फिर हो गया नदी में जल प्रवाह, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षा पर ही निर्भर करता है। यानी जो नदी में जल प्रवाह क्षेत्र है, यानी जो नदी में जल का जो प्रवाह है, जल का बहने की जो गति है और जल ग्रहण करने की क्षमता है, यानी उसका जो घनत्व है और उसका जो आकार है, यानी कुल कहने का जो तात्पर्य वर्षा पर ही निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा वर्षा होगी उस हिसाब से उसका आकार भी बढ़ेगा, उसका घनत्व भी बढ़ेगा, उसका प्रवाह क्षेत्र भी बढ़ेगा। जैसे कि कक्षा 11 की बुक्स में आप पढ़ चुके हैं, भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं। उस समय ना आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। जो हमारा नदी तंत्र था, मुख्यतः 3 नदी तंत्र पढ़े थे हमने। सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और उसके साथ साथ हमने प्रायद्वीप नदी तंत्र भी पढ़ा था। उसको मैंने आपको बहुत डिटेल से और चित्र के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से उनका उद्गम स्थान से उनका गंतव्य स्थान तक पढ़ाया था। और उसमें विभिन्न तरह की जो बांध बने थे, विभिन्न तरह की जो परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी, वो सब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएंगी। फिर नेक्स्ट हैं, हम सीधे यहाँ से पढ़ते हैं इसमें। जैसे आप देख रहे होंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। ये कौन सी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनकी ये नदी आ गई और इनकी अन्य सहायक नदियों से मिलाकर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी है, क्योंकि ये तो अपने आप में सबसे बड़ी नदी है। इनमें जल प्रवाह की क्षेत्र, जल प्रवाह की मात्रा, जल की मात्रा और जल का घनत्व तो काफ़ी है। उसके साथ साथ इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं जो इन नदियों में मिलती है, उसके माध्यम से भी क्या होता है, यहाँ की जल की जो आपूर्ति है काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए लगभग 1/3 भाग यहीं पर जल का पाया जाता है, जिनमें कुल धरातल जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। यानी जो हमारा कुल जो धरातल है, इसमें जो कुल परसेंटेज जल है उसमें 60% जो जल पाया जाता है इन्हीं 3 नदियों के माध्यम से और इनकी सहायक नदियों के माध्यम से पाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत नदियाँ जैसे हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो पाया है। यानी जो दक्षिण प्रायद्वीप की भारत की नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ क्या होता है, वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है, जो हमारी उत्तर भारत की नदियाँ हैं उनका जो उद्गम क्षेत्र है अधिकांश हिमालय से है, और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो हमेशा सदाबहानी नदियाँ होती है। यानी पूरे वर्ष भर नदियों का क्या उद्गम होते रहता है, पूरे वर्ष वो नदियाँ बहती रहती है, इसलिए वहाँ जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रायद्वीप भारत है उसमें क्या होता है कि जो हमारी नदियाँ होती है उसमें तो अधिकांश जल की आपूर्ति होती है, और जिस समय हमारा मानसून आता है, मानसून के समय जो पानी स्टॉक होता है उसी के माध्यम से उस पानी को स्टॉक करके पूरे वर्ष भर उस पानी का उपयोग किया जाता है। मुख्य कारण ये है। इस वजह से वहाँ की जो नदियाँ सदाबहानी नहीं है, मुख्यतः वहाँ पर मानसून पर डिपेंड होता है। जैसे मानसून ज़्यादा आ गया, पानी को डंप किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, और उसी पानी को पुनः पूरे वर्ष में पीने योग्य बनाया जाता है। लेकिन ऐसा हमारे उत्तर भारत की नदियों में नहीं होता, क्योंकि वो नदियाँ हिमालय से निकलती है, और हिमालय से जो हमेशा नदियाँ निकलती है वो हमेशा सदाबहानी होती है। ये कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट हो गया बच्चों फिर भौमजल। ये था आपका धरातली जल। जो धरातली जल मुख्यतः 4 स्रोत है, फिर से सुन लीजिएगा। पहला हो गया आपका नदियाँ, झीलें, तलैया, तालाब, ये धरातली जल है। अब पढ़ते हैं भौमजल। भौमजल शुरू करते हैं। इसमें क्या वैसे भौमजल जो होता है बच्चों, यानी भूमि के नीचे से जो हमें जल की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं भौमजल, यानी पृथ्वी के नीचे से, जैसे कुएं के माध्यम से होता है। ठीक हो गया। यानी कुएं के माध्यम से क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी को खोदा जाता है, ठीक, पृथ्वी के नीचे गड्ढे बनाया जाता है, कम से कम 100 फीट, 50 फीट, 90 फीट में इस तरह का जो जल हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं भौमजल। फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौमजल लगभग 432 घन किलोमीटर है। यानी जो हमारे देश में कुल भौमजल का परसेंट है, कुल जो भौमजल है वो है 432 घन किलोमीटर। उत्तर पश्चिमी प्रदेश तथा दक्षिणी भारत के कुछ भागों में नदी बेसिन में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। यानी जो उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौमजल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। जैसे जो हमारा दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें क्या होता है,
अधिकांश भौम जल का ही प्रयोग किया जाता है। और जो उत्तर पश्चिम वाला प्रदेश हो गया, जैसे आपके हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इस तरह के क्षेत्र में अधिकांश भौम जल का प्रयोग किया जाता है। फिर नीचे हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग अधिक होता है। जैसे कि अभी आपको बता रहा था, जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और तमिलनाडु, इन राज्यों में क्या अधिकांश भौम जल का प्रयोग होता है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर कुएँ वगैरह, ठीक, और नलकूप वगैरह खोदे जाते थे और इसी के माध्यम से यहाँ पूरे वर्ष भर सिंचाई भी की जाती है। परंतु कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भौम जल की ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती है। अधिकांश इन वाले राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मानसून के समय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से भी भौम जल का उपयोग कम किया जाता है। फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग करते हैं। यानी जो गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो भौम जल का प्रयोग किया जाता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, यानी मध्यम बीज के रूप में ही किया जाता है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जैसे वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, जैसे आप देख रहे होंगे जल की काफ़ी कमी हो रही है। जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो वहाँ तो जो कुएँ वगैरह वहाँ खोदना मुश्किल है। क्यों? जो वहाँ की जो चट्टान है बहुत ही कठोर है। जैसा कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत बन रखा है, दक्कन के पठार पूरे पठारी नाम आकृति के रूप में बन रखा है। वहाँ की जो चट्टान है काफ़ी कठोर, काफ़ी ठोस है, तो इस कारण से वहाँ पर कुएँ वगैरह खोदना काफ़ी कठिन है। इसके कारण भी क्या आने वाले समय में अगर मानसून समय पर नहीं आता है और उसके साथ साथ हमारी प्रकृति में जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, जिस तरह से जंगलों का नाश किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे वन्य संसाधनों का पूर्णतः उसका गलत यूटिलाइज किया जा रहा है, उसका पूर्णतः पूर्णतः उसको समाप्ति किया, इसके माध्यम से क्या होगा कि जो आने वाला समय होगा जल के लिए काफ़ी प्रतिकूल होगा। यानी हमारे लिए जल की काफ़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले समय अगर हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही से प्रयोग ना किया तो। कहने का तात्पर्य यह है। तो ये था बच्चों भौम जल मुख्यतः कुएँ वगैरह इसके माध्यम से खोदे जाते हैं, ठीक। जो भूमि के नीचे से निकलता है जल उसे कहते हैं भौम जल, बस आप इसको ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट हेडिंग हो गया लैगून या पश्च जल को थोड़ा पढ़ लेते, फिर आपको समझाऊंगा लैगून क्या होता है। भारत के समुद्र तट विशाल है और कुछ राज्यों में बहुत ही दुनत्रित है, यानी दुनत्रित अभी समझाऊंगा मैं। इसी कारण बहुत ही लैगून, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, और झीलें बन गई है। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लैगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्य इन जलाशयों में खारा जल, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। तो हम देखते हैं लैगून किसे कहते हैं। मुख्यतः जो लैगून होता है बच्चों, जो जल स्रोत होते हैं जैसे समुद्र या महासागर, इसके किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। उथला का मतलब हो गया उथला छिछला, यानी ना ज़्यादा वहाँ पर गहरा ना ज़्यादा वहाँ पर ना तो ज़्यादा गहरा होता है, ठीक, और ना ही ज़्यादा कम गहरा, यानी उसमें जो पानी होता है उथला छिछला होता है, जिसकी कि हमें मिट्टी दिखाई देती है। जो किसी पतली स्थलीय पेटी वो अवरोध द्वारा सागर के अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है। यानी जो एक पतली पेटी होती है वो क्या होता है, जो सागर से पूर्णतः अलग होता है। पूर्णतः अलग होता है उसमें होता क्या है फिर, जैसे इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है इसमें जो नदियाँ होती है, नदियों के मुहाने पर समुद्र की धारा या पौने बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती है। यानी जो हमारी नदियाँ कई बार क्या करती है, समुद्र की धाराएं वो पौने बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती है। फिर उसमें क्या होता है, किसी खाड़ी या लघु निवेशिका के रूप के सम्मुख, जैसे बजरी हो गया आदि के निक्षेप वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद क्या होता है कि जो वहाँ का पानी वो बाहर को नहीं आ पाता है, और पानी बाहर को ना आने पर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्थलानुमा आकृति बन जाती है। उस स्थलानुमा आकृति को हम कहते हैं लैगून या झील, लैगून झील।
पहले उसको लेगून कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा उसकी आकृति बड़ी हो जाती है, जैसे धीरे धीरे उसके अंदर पानी भर जाता है, वो एक बड़े आकार के रूप में हमें दिखाई देती है। इस तरह की जो आकृति होती है उसे कहते हैं लेगून झील। यह था लेगून झील, यानी जो समुद्र महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। समुद्र और महासागर के किनारे बनने वाला उथला जल क्षेत्र होता है। कई बार नदियों के बहाने पर समुद्र की धारा या पौने बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती है, समुद्र से अलग करती है। और फिर कई बार क्या होता है, जैसे रेत बजरी आदि के निक्षेप से जब किसी रोधिका या रोध का निर्माण होता है, यानी रोधिका या रोध का निर्माण होता है, और उसमें क्या होता है कि जो उसका भार, पानी का जो भार है वो बाहर नहीं आ पाता है, ठीक। और धीरे धीरे जो उसकी मिट्टी है वो उसमें जम जाती है, और जैसे ही वहाँ पर फिर धीरे धीरे पानी का बहाव होने लगता है, वो खड्डे बहुत बड़ा बनने लग जाता है, तो उसकी जो आकृति होती है झीलनुमा की तरह हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लेगून झील। जैसे कि भारत में जो सबसे बड़ी लेगून झील है उड़ीसा में है चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में चिल्का झील। आप इसकी को नोट डाउन कर लीजिए। ये होता है लेगून। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी।